नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो मार्केट आवर्स के बाद आपने कमोडिटी का भी हालचाल जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बीच बाकी दुनिया में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ घटा? तो आइए उन सब बातों से, उन सब खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। अगले आधे घंटे में लेकर हाजिर है ताजा तरीन अपडेटेड आवाज समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में रहा जोश। निफ्टी पहली बार 2200 के पार बंद। सेंसेक्स 535 पॉइंट चढ़कर 73,000 के पार पहुंचा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी। पेंट कारोबार में बिरला ग्रुप का बड़ा कदम। बिरला ओपस के ब्रांड से लॉन्च किया पेंट। 10,000 करोड़ रुपए का निवेश। किसान आंदोलन 2 दिन के लिए स्थगित। एक किसान की मौत के बाद किसान नेताओं ने लिया फैसला। इधर सरकार ने दिया 5वें दौर की बैठक का न्योता। सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर दफ्तर पर सीबीआई की रेड। किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट घोटालों का मामला। मलिक ने कहा, किसान का बेटा हूं, छापों से नहीं घबराऊंगा। सीट बंटवारे पर आगे बढ़ने लगी इंडिया गठबंधन की गाड़ी। यूपी के बाद दिल्ली में कांग्रेस आप के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय। गुजरात और हरियाणा में भी सीटों पर बनी बात। दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है। आपको इसे जल्द से जल्द दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी बनाना है और ये मोदी की गारंटी है। अमूल की गोल्डन जुबली पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी गारंटी। दुनिया की नंबर 1 डेयरी बनाएंगे अमूल। महिला शक्ति को बताया अमूल की असली ताकत। तो ये थी अभी तक की बड़ी हेडलाइंस और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। किसान आंदोलन फिलहाल के लिए थम गया है। खनौरी बॉर्डर पर बुधवार को एक युवा किसान की मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान शुभकरण सिंह के नाम से हुई है। हादसे के बाद किसानों ने दिल्ली मार्च रोक दिया है। इस बीच किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक भी हुई। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने बताया कि 2 दिन रणनीति बनाई जाएगी और उसके बाद 23 फरवरी को अगला फैसला लिया जाएगा। इधर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार हर प्रकार की बातचीत के लिए तैयार है। चलिए इस खबर पर थोड़ा डिटेल लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा, जो विस्तार से इस पूरे घटनाक्रम को कवर कर रहे हैं। तो असीम, काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है यह आंदोलन। अब तक 3-4 दौर की बातचीत सरकार से हो गई, बात बनी नहीं। कल किसान की मौत, अभी 2 दिन के लिए स्थगन, फिर सरकार का न्योता। किस दिशा में जा रहा है आंदोलन? जी सही कहा आपने। अभी तक सरकार और किसानों के बीच 4 दौर की बैठक हो चुकी है, सहमति नहीं बनी है। कल देर शाम को पुलिस और किसानों की झड़प हुई। पंजाब के किन्नौरी बॉर्डर के ऊपर यह झड़प हमको देखने को मिली, जिसमें एक किसान की मौत भी हो गई। उसके बाद किसानों ने 2 दिन के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। आज और कल किसानों के संयुक्त मोर्चा की बैठक होने वाली है। इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आगे अब क्या करना है। क्या आंदोलन को तेज करना है, आंदोलन को वापस लेना है, सरकार से बातचीत किस तरह से करनी है, क्योंकि सरकार ने भी किसानों से कहा है कि हम 5वें दौर की बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा पहले ही कह चुके हैं कि हम सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो एमएसपी का मुद्दा हो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मुद्दा हो, या फिर एफआईआर वापस लेने का मुद्दा हो। हम इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार है। तो अब सारी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अभी तक जो संयुक्त किसान मोर्चा था वो इस आंदोलन से बाहर था, लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा अब इस आंदोलन के अंदर शामिल हो गया है और आज उनकी बैठक जो है वो चल रही है। तो इस बैठक में के ऊपर काफी हमको निगाहें रखनी पड़ेंगी कि क्या यहाँ से निकल करके आता है। क्या सरकार के साथ दोबारा डायलॉग बनाया जाता है या फिर किसी तरह की रणनीति लेकर के दोबारा से आंदोलन को रिवाइव किया जाता है। तो इस बैठक के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। जी, तो अभी किसानों की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसमें रणनीति तैयार की जा रही कि आगे सरकार के साथ किस तरह से बातचीत को बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया असीम, फिलहाल के लिए इस खबर पे आप नजर बना के रखें, आपसे और लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। इधर सरकार ने पंजाब के किसानों के हित में कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। रविवार को सरकार ने 5 फसलों के लिए बेहतर विकल्प का प्रस्ताव दिया था, हालांकि किसानों ने इसे ठुकरा दिया। पूरी खबर के लिए अब हम रुख करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय का। तो लक्ष्मण, यहाँ पर क्या है ये पूरा फॉर्मूला? क्यों 5 फसलें, इसके पीछे का आधार क्या है और क्यों ठुकरा दिया किसानों ने?
देखिए, इस पूरे मुद्दे पर मैंने अलग अलग लोगों से बातचीत की। सरकार के जो प्रतिनिधि, जो मंत्री या फिर अधिकारीगण जो इस पूरे बातचीत में शामिल हैं, एक तरीके से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर उनसे बातचीत की, तो मुझे ये संकेत मिल रहे हैं इस बात के कि सरकार दरअसल लंबे समय के लिए सोच रही है। लॉन्ग टर्म रणनीति के तहत एक फॉर्मूला खास तौर से तैयार की जो पंजाब के किसानों के लिए स्थायी तौर पे समाधान निकले और उनकी बेहतरी के लिए हो। लेकिन इस प्रस्ताव को फिलहाल किसान संगठनों ने ठुकरा दिया है और मुझे लगता है कि किसान हित के खिलाफ है ऐसे प्रस्ताव को ठुकराना। जो अलग अलग तथ्य दिए गए सरकार के सूत्र के हवाले से, तो बता दूं कि सरकार ने पिछले हफ्ते एक प्रस्ताव ये दिया था किसानों को कि जो 5 फसलें हैं, कॉटन, मक्का, तूर, उड़द और मसूर, इन 5 फसलों पर आप फोकस करिए, आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करिए। यानी अभी सिर्फ और सिर्फ गेहूं और धान की खेती कर रहे हैं, तो गेहूं धान की खेती पर ज़्यादा जोर मत दीजिए। इन 5 फसलों की तरफ आप शिफ्ट करिए, कुछ हिस्सा इसमें भी खेती करिए। और इन 5 फसलों की गारंटी मैं लेता हूं, यानी सरकार लेती है कि आप जो भी इसका उत्पादन करेंगे, अगर एमएसपी आपको बाजार में नहीं मिलेगा तो सरकारी एजेंसी एमएसपी पर ये सारे सामान आपसे, फसल आपसे खरीदेगी, चाहे जितना भी उत्पादन क्यों न कर ले। इस के लिए 5 साल की सरकार एक गारंटी भी देने का प्रस्ताव रखा है कि किसान अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, यानी धान और गेहूं छोड़ के इन 5 फसलों पर शिफ्ट होते हैं, उनको कुछ नुकसान भी होता है तो उसकी भरपाई करने को भी सरकार यहां पर तैयार है। लेकिन इन प्रस्ताव को किसान संगठनों ने ठुकरा दिया। लेकिन सरकार का मानना है कि ये प्रस्ताव अगर स्वीकार किया जाता है तो लंबे समय में जो है ये काफी फायदेमंद होगा। और ये फायदेमंद इसलिए होगा क्योंकि धान और गेहूं की खेती पर फोकस करने की वजह से पंजाब में खासतौर से जल स्तर बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। 138 ब्लॉक का सर्वे किया गया, पाया गया कि उसमें से 109 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पे जल का, यानी जमीन के नीचे का जो पानी उसका बहुत ज्यादा दोहन किया गया है। 2 ब्लॉक तो बिल्कुल क्रिटिकल स्तर पर पहुंच चुके हैं, 5 सेमी क्रिटिकल पे पहुंच चुके हैं। सिर्फ 22 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पे जल स्तर ठीक ठाक बना हुआ है। तो लंबे समय पानी का स्तर और नीचे ना जाए, इसके लिए सरकार ने फॉर्मूला सुझाया था और सरकार इस तरह के उपायों पर विचार कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, विस्तार से ये पूरी बात हमें बताने के लिए। तो सरकार ने एक फॉर्मूला सुझाया यहाँ पंजाब के किसानों को, और उसके पीछे का क्या साइंस है, क्या सोच है, लक्ष्मण रॉय ने अभी हमें डिटेल में बताया। धन्यवाद। आगे बढ़े, विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में सीटों पर बात बनने लगी है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग हो चुकी है, अब दिल्ली का नंबर है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के साथ कुछ और राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लोकसभा सीटों पर समझौता हो गया है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियों के बीच गुजरात और हरियाणा की सीटों पर भी समझौता हो गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता जावेद मंसूरी। तो जावेद, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग समीकरण बन रहे हैं, फिलहाल क्या अपडेट है, कहां कहां किस तरह की सीट शेयरिंग होने जा रही है? जी देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस बरकरार था वो अब खत्म हो चुका है। गठबंधन लगभग तय हो गया है। दिल्ली को लेकर बड़ी खबर यह आ रही है कि यहाँ पर 4-3 के फॉर्मूले के साथ दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि वो 4 सीट जिसमें आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी वो नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है, जबकि चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये गठबंधन और सीट शेयरिंग दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, गुजरात में भावनगर और भरूच सीट पर 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को दी है। इसके अलावा चंडीगढ़ और दक्षिणी गोवा को लेकर जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही थी, अब वहां पर भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। चंडीगढ़ सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि दक्षिण गोवा, जहां से पहले से ही कांग्रेस का सिटिंग एमपी है, वहां अब कांग्रेस पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। पिछले कई दिनों से लगातार वार्ता चल रही थी। कई बार ऐसा लगा कि गठबंधन क्या होगा या नहीं होगा, क्योंकि कल खुद अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही थी कि गठबंधन और सीट शेयरिंग में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, ये जल्द से जल्द होना चाहिए। आज इसमें खबर यही है और डेवलपमेंट यह है कि अंतिम दौर में है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। जी, शुक्रिया। तो कई जगह बात बन गई है, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। तो इंडिया गठबंधन में यूपी के बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में भी सीटों पर बात बनती दिख रही है। महाराष्ट्र में भी फॉर्मूला बनकर तैयार है। चुनाव के लिहाज से कैसा है सीटों का बंटवारा, आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी बहस। इंडिया गठबंधन अब बन जाएगी बात। आज का आवाज अड्डा जरूर जुड़ेगा हमारे साथ।
जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और उनके कारोबारियों के ठिकानों पर आज सीबीआई ने छापेमारी की है। दिल्ली समेत बिहार, राजस्थान, मुंबई और हरियाणा में 30 जगहों पर सीबीआई ने छापे मारे हैं। सीबीआई ने किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट घोटाले मामले में छापेमारी की है। सत्यपाल मलिक ने अपने कार्यकाल के दौरान आरोप लगाया था कि उन्हें किश्तवाड़ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से संबंधित 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। सीबीआई रेड के बीच सत्यपाल मलिक ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं। मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर और सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं और मैं किसानों के साथ हूं। ये उनका ट्वीट है। इधर शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से समन भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को 7वीं बार समन भेजा है। ईडी ने उन्हें 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले भेजे गए 6 समन पर केजरीवाल एक भी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ईडी के समन को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताती आई है। आपका कहना है कि जब समन की वैधता को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो बार बार समन भेजने की जगह ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की, जहां अच्छी खासी रौनक रही। आज निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार का जोश हाई था। आखिरी घंटे में बाजार शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। पहली बार निफ्टी 22,200 के पार गया। वहीं सेंसेक्स 335 पॉइंट चढ़ा और 73,158 पर पहुंच गया। मार्केट का और डिटेल लेकर हाजिर है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, आज बाजार में अच्छा खासा जोश, एक रौनक, क्या कारण रहे इसके पीछे? बिल्कुल, और विपिन जी, जैसे कि आपने कहा, रिकॉर्ड ऊंचाइयों पे बाजार और 22,200 का शानदार क्लोज आज हमने देखा। इनफैक्ट डेज लो से निफ्टी ने लगभग 350 पॉइंट का जो है रिकवरी दिखाई है और सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छी बाइंग आपको आती हुई दिखाई पड़ी। बैंकिंग सेक्टर छोड़ के सभी के सभी सेक्टर्स आज हरे निशान में बंद हुए। अगर हम बात करें आईटी, ऑटो, मेटल शेयर्स की, तो यहाँ 1 से 2% के एवरेज गेन्स आते हुए नजर पड़े। अगर हम मिड कैप्स की भी बात करें तो यहाँ भी आधे से 1% की आपको बाइंग देखने को मिली। हालांकि निफ्टी बैंक लगभग 100 अंक नीचे बंद होता हुआ नजर पड़ा, पर यहाँ भी डेज लो से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। ओवरऑल एक अच्छा एक्सपायरी का दिन, और अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड लेवल्स पे निफ्टी क्लोज होती हुई नजर पड़ी। जी, तो इस शानदार दिन में कौन से शेयर्स रहे जहां पर हरियाली खूब रही? तो हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो यहाँ बहुत सारे गेनर्स थे। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सरकारी कंपनीज में से कोल इंडिया सबसे शानदार मोमेंटम यहाँ देखने को मिला। लगभग 3% की गेन यहाँ देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स में बजाज ऑटो और आइशर मोटर्स भी लगभग 2.5 से 3% की तेजी के साथ बंद हुए और आईटीसी में भी आज खरीदारी दिखी। लूजिंग साइड पे ऑब्वियसली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी। बीपीसीएल का शेयर लगभग 1% लुढ़का और प्राइवेट सेक्टर की बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ भी आपको हल्की पुल्की 1-1.25% तक की डाउनटिक आती हुई नजर पड़ी। लेकिन मिड कैप में काफी सारा एक्शन। ग्रेफाइट इंडिया 12% ऊपर, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, डेटा पैटर्न, हिंदुस्तान कॉपर जैसे शेयर्स में भी आपने 8-10% का मूव देखा। लूजिंग साइड पे इंडिगो पेंट्स, अगर हम बात करें जुबिलेंट इंग्रेवा, केईए इंडस्ट्रीज, इन सब स्टॉक्स में हल्का फुल्का डाउनटिक का माहौल रहा। लेकिन अगर हम बात करें आईटी स्टॉक्स की तो यहाँ जबरदस्त बाइंग, सारे के सारे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में आपको 2 से 2.5% के गेन्स आते हुए नजर पड़ेंगे। जी, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। और अब बाजार की एक और बड़ी खबर। बिरला समूह ने आज पानीपत में पेंट का एक नया ब्रांड बिरला ओपस लॉन्च किया। प्लांट का उद्घाटन और ब्रांड को लॉन्च आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने किया। ब्रांड का प्लांट पानीपत के साथ ही पंजाब और तमिलनाडु में भी शुरू हुआ है। आपको बता दें कि इन प्लांट के शुरू होने के बाद 216 इंडियन आइकॉनिक रंगों के साथ 2300 से ज्यादा शेड्स में पेंट का उत्पादन किया जाएगा। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने पेंट सेगमेंट कंपनी ने 10,000 करोड़ का इसमें निवेश किया है। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि अगले 2-3 महीने में पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने पर फोकस होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में क्षमता 500 MLPA तक बढ़ाई जाएगी। With an investment of more than 10,000 crores, we are building grounds up 6 state-of-the-art plants across India, and this is 40% of the total existing industry capacity built over the several decades. At 1,332 million liters per annum, our capacity in the very first year of operation will be greater than the combined current capacity of the second, third and fourth largest players in the industry.
Despite the option to scale up gradually, Birla Opus chose to establish aggressively pan-India operations from the very outset. We are also prepared to increase our capacity by nearly 500 million litres per annum at our existing locations in the next phase, that too at a significant lower incremental capital cost. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। अमूल ब्रांड का गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ स्थापना के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहा है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने अमूल को दुनिया में नंबर 1 डेयरी कंपनी बनाने की गारंटी दी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज अमूल सफलता की जिस ऊंचाई पर है वो सिर्फ और सिर्फ महिला शक्ति की वजह से है। 16,384 दूध घरों में से 3300 पूरी तरह से महिलाएं चलाती हैं। ये महिलाएं अपने परिवार के लिए आर्थिक सहारा बन गई हैं। ऐसी महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार भी चौतरफा काम कर रही है। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। देश के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी के परिवार में फिर शनाई बजने वाली है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी को लेकर प्री वेडिंग रस्मों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गुजरात के जामनगर में 1 मार्च से प्री वेडिंग फंक्शन शुरू होने जा रहा है, जो 3 मार्च तक चलेगा। सेरेमनी में सितारों का मेला लगने वाला है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में दुनिया भर के कई जाने माने लोग शिरकत करेंगे। कौन है वो बड़े नाम, आइए मेरे साथ देखते हैं। अंबानी परिवार में एक बार फिर उत्सव की तैयारी और मौका है अनंत और राधिका के प्री वेडिंग समारोह का। तो आइए आपको बताते हैं कि कहां और कैसे ये समारोह होने जा रहा है, कैसे ये उत्सव मनने जा रहा है और इसमें कौन कौन सी प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। तो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी मनाई जाएगी और ये समारोह होगा 1 से 3 मार्च के बीच में। और ये समारोह रखा गया है जामनगर में, जहां पर रिलायंस की वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी भी मौजूद है। और इस उत्सव में भाग लेने के लिए देश विदेश से कई नामी गिरामी मेहमान जुटने वाले हैं। तो आइए, वैसे तो मेहमानों की फहरिस्त ये काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन इसमें से कुछ प्रमुख नाम हम आपको बताते हैं कि कौन कौन इस कार्यक्रम का, इस समारोह का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो एडनॉक के डॉक्टर सुल्तान अल जावेद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स भी यहाँ पर पधारेंगे और मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक के फाउंडर इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा गूगल के डोनाल्ड हैरिसन, बीपी से मरे ऑकिंक्लॉस और ब्लैक रॉक से लेरी फिंक इस समारोह में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। ब्रुकफील्ड एएमसी के ब्रूस फ्लैट इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मॉर्गन स्टैनली के माइकल ग्राइम्स भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और एडोबी के शांतनु नारायण भी यहां पर आएंगे इस समारोह में भाग लेने के लिए। इसके अलावा वॉल्ट डिज्नी से बॉब आइगर पधारेंगे। तो जनरल अटलांटिक से बिल फोर्ड और ब्लैकस्टोन ग्रुप से स्टीफन शॉर्जमैन इस समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। मॉर्गन स्टैनली के टेड पिग भी यहां पर आने वाले हैं इस प्री वेडिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए। इसके अलावा कुछ और प्रमुख मेहमान हैं। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी भी जामनगर आने वाले हैं और प्री वेडिंग समारोह का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा भूटान के नरेश और वहां की महारानी जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, भूटान के किंग और क्वीन ऑफ भूटान जेसुनु पेमा वांगचुक, ये भी इस समारोह में भाग लेने के लिए भारत पहुंचेंगी। साथ ही साथ स्टीफन हार्पर, जो कि कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो भी आ रहे हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रूड भी इस समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। और एक और नाम है इवांका ट्रंप, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व सलाहकार रही और इस सेरेमनी में, इस प्री वेडिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रही हैं। तो 1 से 3 मार्च जामनगर में ये प्री वेडिंग सेरेमनी होने वाली है। अभी तो हमने बताया कि कौन कौन मेहमान आ रहे हैं। आगे इस समारोह से जुड़ी और अन्य रोचक बातें आपको बताते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और भारत सरकार के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। एक्स ने अपने ग्लोबल गवर्नेंस अफेयर अकाउंट से ये जानकारी दी है कि सरकार ने कुछ पोस्ट और अकाउंट्स को हटाने का आदेश दिया है। एक्स ने बताया कि वो उन अकाउंट्स को भारत में तो बंद कर देगा, लेकिन वो सरकार के फैसले से सहमत नहीं है। एक्स ने कानूनी बाध्यताओं का हवाला देकर सरकार के आदेश को पब्लिक नहीं किया है, लेकिन पारदर्शिता के नाम पर यह पूरी कहानी लोगों के सामने रखी है। अब बात आज के कंज्यूमर अड्डा की। हर एम्प्लॉय को उम्मीद होती है कि साल दर साल उसकी सैलरी में एक अच्छा इंक्रीमेंट हो, और इस साल आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसी को लेकर एक बड़ा सर्वे सामने आया है।
क्या कहता है सर्वे का इनसाइट? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी बात। किस सेक्टर में आप हैं और कितनी सैलरी इस साल बढ़ सकती है आपकी? इस साल सैलरी में कितनी बढ़ोतरी? आज का कंज्यूमर अड्डा जरूर जुड़िएगा हमारे साथ 5:57 पर।